हेलो एवरीवन। आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए क्वेश्चन के सलूशन के साथ। और आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आ भी चुके हैं गेट में और ईएससी में। तो सबसे पहले गौर करने की बात यह है कि ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि आईआईटी बॉम्बे ने एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है गेट 2021 में। तो आज हम इसको करेंगे और आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एक्सटी दे रखा है, एक्सटी का कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है और एचटी का भी एक्सप्रेशन एक्सटी के टर्म में दे रखा है। एक्सटी और एचटी देकर हमें वाईटी पूछा जा रहा है और उसी वाईटी के बेस पे हमें 6 ऑप्शन दिया गया है। वैसे गेट में या ईएस में 4 ही ऑप्शन होता है, मगर मैं जानबूझ को आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए 6 ऑप्शन दिया मैंने। हमारा पर्पज़ है सीखना, हम यहाँ तो सीखने के लिए आए हैं। कितने ऑप्शन है वो अलग मैटर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें 6 पॉइंट्स हैं और बहुत कुछ मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें एक्सटी दे रखा है और एचटी दे रखा है एक्सटी के टर्म में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सटी को प्लॉट करके देखते हैं कि एक्सटी एक्चुअली में वेव फॉर्म के शेप में दिखेगा कैसे। तो पहले प्लॉट करते हैं इसको। अगर हम एक्सटी प्लॉट करें तो हमें क्या दे रखा है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमें 1 दे रखा है कब, जब टाइम 0 से 1 है और 0 दे रखा है बाकी जगह पे। इस टाइम के अलावा जो भी टाइम है वहाँ पे 0 दे रखा है और 0 से 1 के टाइम में हमें एक्सटी 1 दे रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सटी हम उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सटी लेंगे अपना। और ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये एम्पलीट्यूड जो है 1 हो गया। ये किसका वेव फॉर्म है, एक्सटी का वेव फॉर्म है ये। अब देखिए कि एच टी का क्या रिलेशन दे रखा है। एच टी जो दे रखा है हमारा, एच टी जो है एक्स टी बाई 5, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। एक्स टी को 5 टाइम एक्सपेंड कर रहा है ताकि वो एच टी बन जाए। तो यही रिलेशन का यूज़ करके अब हम क्या करते हैं, एच टी का भी वेव फॉर्म बनाते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो है एक्स टी जो था 1 था, 0 टाइम जो है 1 के बीच में और 0 था बाकी जगह पे। अदर टाइम के लिए 0 था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्स टी में टी की जगह पे टी बाई 5 पुट करेंगे। एक्स टी में टी की जगह पे टी बाई 5 पुट करेंगे। तो अगर हम उसको दोबारा लिखें तो हमारा जो है अब भी 1 रहेगा। अब मैं एच टी के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ये एच टी 1 रहेगा कब, जब हम टी को टी बाई 5 पुट कर दें, टी को 5 पुट कर दें और 0 रहेगा बाकी जगह पे, बाकी टाइम पे 0 रहेगा। अब देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा एच टी आएगा, एच टी जो है 1 रहेगा। 5 को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई में करूँगा और इधर भी लेके, तो 5 को जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा और टी को टी रहेगा, और जब 5 इधर लेके जाए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये एच टी क्या रहेगा, 0 अदर जगह पे। तो अब ये मेरा एच टी का एक्सप्रेशन आ गया, एक्स टी से हमने ड्राइव किया। तो अब क्या करते हैं कि हम दोनों एक्सप्रेशन का वेव फॉर्म एक साथ ड्रॉ करते हैं। वेव फॉर्म ड्रॉ करने के बाद देखिए ये एक्स टी का है डायग्राम और ये एच टी का है। डिफरेंस कुछ नहीं है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने चेंज जो किया था वो टाइम में किया था, तो चेंज हमारा सिर्फ टाइम में आएगा। तो एम्पलीट्यूड यहाँ भी 1 है, एम्पलीट्यूड यहाँ भी 1 है। यहाँ ड्यूरेशन जो है 0 से 1 है और यहाँ 0 से 5 है। अब हमें क्या कह रहा है कि हमारा वाई टी जो है इन दोनों को कन्वॉल्व करके आएगा। इस रिलेशन को समझने के लिए बेहतर यही होगा कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें।
और वही प्रॉपर्टीज़ बताने का जो मेरा पर्पज़ था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। शायद बहुत लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, फिर भी मुझे तो वर्स्ट केस लेके चलना है कि जिनको नहीं पता है वो भी जाने, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी इससे अवेयर रहें। तो चलिए पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे हम लौट कर आएंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो कन्वोल्यूशन के ड्यूरेशन का। पहला, कन्वोल्यूशन का ड्यूरेशन कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, उसका कोई भी सिग्नल है, कोई रैंडम सिग्नल मैंने ले लिया है, मुझे सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस उसके टाइम में इंटरेस्ट है। तो मैंने कोई सिग्नल लिया टी जो है, कोई एक्स लिया टी सिग्नल एक्स टी, और उसका फाइनल और इनिशियल टाइम जो है, लेट अस अज्यूम कि इनिशियल जो है ए है और फाइनल बी है। इसी तरह अगर हम दूसरा भी एक सिग्नल लेते हैं, इसके भी वेवफॉर्म में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे टाइम चाहिए, और टाइम लेट अस अज्यूम कि इसका इनिशियल टाइम सी है और इसका डी है। अब जब हम क्या करेंगे, दोनों को कन्वॉल्व करेंगे, कन्वोल्यूशन दोनों को निकालेंगे, तो अब जो नया वेवफॉर्म आएगा उसका ड्यूरेशन क्या होगा। मेन इंटरेस्ट हमारा ये है कि जब दो ड्यूरेशन को, ये हर तरह के वेवफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, ना कि यहीं, इसलिए मैंने कोई जनरल कोई रैंडम वेवफॉर्म मैंने लिया है। जब भी दो वेवफॉर्म को हम या दो सिग्नल को हम जब भी क्या करेंगे, कन्वॉल्व करेंगे, तो उनके टाइम ड्यूरेशन में टाइम का जो रिलेशन होगा यही हर जगह होगा। चलिए देखते हैं कि क्या होगा टाइम का। जब हम दोनों सिग्नल को क्या करेंगे, कन्वॉल्व करेंगे, तो अगेन हमारा कुछ वेवफॉर्म आएगा, ठीक है। अगेन हमें वेवफॉर्म के शेप में, एम्पलीट्यूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे सिर्फ टाइम में इंटरेस्ट है। तो अब बात ये आती है कि दोनों को कन्वॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट हमारा आएगा उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो कन्वोल्यूशन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो टाइम होगा, जो इनिशियल टाइम होगा, वो दोनों सिग्नल के इनिशियल टाइम का सम होगा, यानी ए प्लस सी। जो इनिशियल टाइम होगा वो दोनों सिग्नल के इनिशियल टाइम का सम होगा, और जो फाइनल टाइम होगा वो दोनों सिग्नल के फाइनल टाइम का सम होगा, यानी बी प्लस डी। ये ड्यूरेशन होगा फाइनल, जो कन्वॉल्व करने के बाद हमारा सिग्नल आया, जो वेवफॉर्म आया, उसका फाइनल टाइम ड्यूरेशन ये होगा। दोनों वेवफॉर्म के इनिशियल का टाइम का सम और दोनों वेवफॉर्म के फाइनल टाइम का सम, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट इसी के ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसमें इनडायरेक्टली ये हमें यूज़ करना पड़ता है, तो इस प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ, और वो प्रॉपर्टी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके कन्वोल्यूशन के लिए। अब प्रोसीड करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ये भी कन्वोल्यूशन पे बेस है और ये स्टैंडर्ड है, तो इसको हम दो पार्ट में लेके चलेंगे इस प्रॉपर्टी को। शायद बहुत लोगों को ये भी प्रॉपर्टी पता हो क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन जिनको नहीं पता है ये उनके लिए है, उनको जानना ज़रूरी है। यहाँ मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है और उसका जो विड्थ है -a से a, और लेट अस अज्यूम कि उसका एम्पलीट्यूड a है, और कोई दूसरा रेक्टेंगुलर सिग्नल है, इसका भी जो है विड्थ जो है सेम है, कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है ए हो, ये बी, लेकिन क्या है कि दोनों का ड्यूरेशन जो है, ये जो ड्यूरेशन है दोनों सिग्नल का, ये केस 1 में हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सिग्नल का ड्यूरेशन जो है वो सेम है। लेट अस अज्यूम कि टी है दोनों का, यानी ए माइनस ए करेंगे, यानी टोटल ड्यूरेशन जो आएगा 2a, और यहाँ माइनस टोटल ड्यूरेशन आएगा 2b। जो ड्यूरेशन है 2a = 2b, मिला जुला के बात वही आ गया कि a = b आ जाएगा। मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि दोनों
का ड्यूरेशन सेम है। और इस सिग्नल को अगर हम क्या करें, कन्वॉल्व करें, इस सिग्नल को कन्वॉल्व करें तो हमारा जो रिजल्टिंग सिग्नल होगा वो क्या आएगा, किस शेप का होगा, उसका टाइम क्या, ड्यूरेशन क्या होगा, वो चीज़ हमें यहाँ देखना है। तो जब हम यहाँ जान गए हैं कि ए और बी दोनों इक्वल है तो बेहतर यही होगा कि हम क्या करें, यहाँ बी को ए से ही रिप्लेस कर दें। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं ए से लिख देता हूँ, यानी दोनों पल्स का ड्यूरेशन सेम है। अब इसका कन्वोल्यूशन क्या आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें देखना यही है। चलिए देखते हैं। इसका कन्वोल्यूशन जो है एक स्टैंडर्ड सिग्नल आता है, ये याद रखें। ये आएगा अगर हम बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तब ये सिग्नल आता है, उसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें बस डायरेक्टली जानना है कि क्या आता है। तो जब हम इसको कन्वॉल्व करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड एक सिग्नल है ट्रायंगुलर सिग्नल। क्या आता है, ट्रायंगुलर सिग्नल। एक ट्रायंगुलर सिग्नल आएगा जब दो इक्वल विड्थ के रेक्टेंगुलर पल्स को क्या करेंगे, कन्वॉल्व करेंगे तो एक ट्रायंगल सिग्नल आएगा, ट्रायंगुलर। ये स्टैंडर्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, बस कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि दोनों का टाइम ड्यूरेशन जो है इक्वल होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन इक्वल है तो वो टाइम इधर उधर हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, मैं एक आइडियल केस लेके चल रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि ये वेव फॉर्म यहाँ ना होके ये वेव फॉर्म यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ हो, ए से बी कुछ भी हो सकता है, ये वेव फॉर्म यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक आसानी के लिए यहाँ ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। जब बाद में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे आप। यही देखना है हमें, देखते हैं। अब इन जो ट्रायंगुलर सिग्नल आया है, अब हमें यहाँ दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो टाइम क्या होगा और दूसरा एम्पलीट्यूड क्या होगा। टाइम के लिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर वो बता दिया, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ करके हम टाइम निकाल सकते हैं कि जो दोनों का इनिशियल टाइम का सम इसका इनिशियल टाइम होगा -2a हो जाएगा, और दोनों फाइनल टाइम का सम इसका फाइनल टाइम हो जाएगा। ये टाइम का प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मान लीजिए ये दूसरा वेवफॉर्म है जो इसका एम्पलीट्यूड b है, एम्पलीट्यूड इसका b एज्यूम कर लेते हैं, पहले का a। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्लोप को लेकर के निकालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि गलत होने का चांस रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बताऊँगा, उस फार्मूला का यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हैं क्या होगा। तो जो एम्पलीट्यूड होगा उसका, इसका ये हो गया 2 हो जाएगा, 2 लगाना है आपको, और एम्पलीट्यूड ए का ए पहले वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड इनटू दूसरे वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड इनटू, ये केयरफुली लेना है, किसी एक वेवफॉर्म का हाफ ड्यूरेशन इनटू में किसी एक वेवफॉर्म का। यहाँ दोनों वेवफॉर्म इक्वल विड्थ के हैं तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मैं पहले वेवफॉर्म का लूँ या दूसरे वेवफॉर्म का लूँ। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ -a से a है तो हाफ विड्थ क्या होगा, 0 से a, यानी क्या होगा a, यहाँ पे a होगा। ये जो a आया है, मैं a रख रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि किसी एक पल्स के हाफ ड्यूरेशन है, और ये चीज़ आपको याद रखना है। ये चीज़ आपको याद रहेगा तो आपको फिर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर ये 1 है, ये 2 पहले वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड, दूसरे वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड, और ये किसी एक वेवफॉर्म का हाफ ड्यूरेशन। जहाँ दोनों वेवफॉर्म का ड्यूरेशन इक्वल है तो हम किसी का भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे प्रोसीड करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर बी में भी फिर से हम रेक्टेंगुलर पल्स का ही कन्वोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ -a से a, एम्पलीट्यूड a। दूसरा भी हम रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म लेंगे, मगर यहाँ एक बार चेंज होगा। वहाँ पे हमने लिया था कि ड्यूरेशन दोनों का इक्वल था, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन दोनों का हम अलग लेंगे, और इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं b।
और दोनों को कन्वॉल्व कर दिया। अब यहाँ नतीजा कुछ और होगा, यहाँ पे भी कन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जब यहाँ कन्वॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड शेप आता है जो डायरेक्टली पूछा जा चुका है। एसी प्रीलिम्स में दोनों ही वेवफॉर्म का, दोनों ही प्रॉपर्टी पूछा जा चुका है एसी प्रीलिम्स में। अब देखेंगे क्या आएगा, जब अनइक्वल ड्यूरेशन के दो रेक्टेंगुलर पल्स को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कन्वॉल्व करेंगे, तो हमें जो वेवफॉर्म मिलेगा वो ट्रेपेजियम शेप में मिलेगा। ये वेवफॉर्म हमें ट्रेपेजियम शेप में मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो अब हमें ट्रेपेजियम शेप का मिलेगा। अब फिर से हम बात आती है कि इसका जो है टाइम क्या होगा, क्या हम यहाँ टाइम लिखें और एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगेन फिर से वही बात, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केयर करना होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम 3 जगह, एक यहाँ पे आएगा और ये टाइम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये स्लोप जाके 0 कब हो रहा है। सिमिलरली इनसाइड भी ये स्लोप 0 से नेगेटिव स्लोप में कब जा रहा है, और यहाँ यानी हमें यहाँ 4 टाइम का केयर करना होगा, 4 टाइम का केयर रखना होगा हमें कि 4 टाइम क्या है। वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए फाइनल और इनिशियल टाइम में हमें कुछ सोचना ही नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग दोनों इनिशियल टाइम का सम, तो -a -b दोनों इनिशियल टाइम का सम, और फाइनल भी दोनों फाइनल टाइम का सम a + b। अब ये पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट पे थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि हम पहले क्या करेंगे, लार्जर ड्यूरेशन के टाइम को टारगेट करेंगे, लार्जर ड्यूरेशन के टाइम को टारगेट करेंगे, ये लार्जर है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले टर्म को टारगेट करेंगे। पहले टर्म को टारगेट किया, हम क्या करेंगे, अब सम करते चले जाएंगे। पहले का पहले से सम करेंगे जो कि -a -b आया। दूसरे टाइम के लिए इसको टारगेट करना है, इसको दोनों टर्म से ख़त्म करना है। तो पहले से पहले का लिया, फिर इसके दूसरे से पहले का सम लिया, तो ये क्या हो जाएगा a - b। ऐसे यहाँ पे जब लेंगे, अब इसका दोनों से हो गया, अब इसको लेना है, इसको पहले से लेंगे सम, तो -a + b, और दूसरे का इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा a + b। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ थोड़ा सिमेट्री है दोनों तरफ, तो थोड़ा आसान लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा वेवफॉर्म शिफ्टेड होता है, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा पर्पज़ समझाने का है, आपको समझ में आना चाहिए बस। क्या करेंगे, पहले को टारगेट करेंगे। टारगेट करने वाले को दोनों टर्म से, ऊपर के दोनों टर्म वाले से करना है, सम करना है, हर जगह सम करना है। तो पहले का इससे सम करेंगे, फिर दूसरे का इससे सम करेंगे, फिर दूसरे को टारगेट करेंगे, पहले का इससे सम करेंगे, फिर दूसरे का इससे सम करेंगे। तो इस तरह से आपका सारा का सारा टाइम आ जाएगा। तो ये बात हुई टाइम की। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो अगेन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 सिमिलरली वहीं की तरह है। 2 वेवफॉर्म 1 का एम्पलीट्यूड, वेवफॉर्म बी का एम्पलीट्यूड, और हाफ ड्यूरेशन लेना है। वहाँ पे वेवफॉर्म जो है दोनों इक्वल थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कहीं का भी ड्यूरेशन ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें केयर करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हाफ ड्यूरेशन लेना है, मगर स्मॉलर ड्यूरेशन वाले का हाफ ड्यूरेशन लेना है। यानी यहाँ पे हमारा पहला जो है वो स्मॉलर ड्यूरेशन का है, तो यहाँ हम हाफ ड्यूरेशन ए लेंगे। अगर बी हमारा छोटा होता तो मैं बी लेता। जो भी वेवफॉर्म स्मॉलर ड्यूरेशन का है उस वेवफॉर्म का हाफ ड्यूरेशन लेना है। ये चीज़ बहुत केयर करना आपको। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, वेयर ए लेस देन बी। जो हम ये ले रहे हैं, ये जब ए लेस देन बी है। अगर कहीं ऐसा होता कि बी लेस
बी लेस देन ए होता तो ऐसे केस में हम 2ab और यहाँ ड्यूरेशन b लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हमने एज्यूम कर रखा, हमने एज्यूम कर रखा कि ए जो है स्मॉलर ड्यूरेशन का है, तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। अब मुझे जो आपको बताना था प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, अब इसको लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें दो फॉर्म दे रखा था, एक xt का और एक ht का, और दोनों को कन्वॉल्व करके हमें yt निकालने के लिए बोल रहा है। दोनों को कन्वॉल्व करके यानी y2 की बोल रहा है yt जो है इक्वल टू xt कन्वॉल्व विथ ht के, ये हमें निकालने के लिए बोला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पहले वेव फॉर्म की दोनों रेक्टेंगुलर पल्स है, दोनों रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है। हमारे xt की जो वेव फॉर्म का जो ड्यूरेशन है वो 1 है, लेकिन जब हम ht की ड्यूरेशन देखेंगे तो 5, तो हमें यहाँ इससे पता चला कि दोनों का ड्यूरेशन अनइक्वल है। और एक चीज़ और देखेंगे आप कि यहाँ जो वेव फॉर्म शिफ्टेड है, जैसे मैंने बताया था -a से a, वो ऐसे नहीं था, ऐसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ शिफ्टेड फॉर्म है। तो और मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने शिफ्टेड फॉर्म भी सीख लिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, जब हमने देख लिया कि यहाँ पे दोनों वेव फॉर्म क्या है, अनइक्वल ड्यूरेशन का है, तो पक्का यहाँ पे क्या बनने वाला है, एक ट्रेपीजियम बनने वाला है। और उस ट्रेपीजियम का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या करेंगे, जब कन्वॉल्व करेंगे दोनों को तो हमें इतना पता चल गया कि ट्रेपीजियम बनने वाला है। अब ट्रेपीजियम का टाइम क्या होगा पहले वो कैलकुलेट कर लें, तब ट्रेपीजियम बनाने में मज़ा आएगा, ताकि हमारा जो ट्रेपीजियम एक्यूरेट बने। तो टाइम के लिए मैंने बताया कि जो स्मॉलर ड्यूरेशन का है उसका जो दोनों एंड का टाइम यहाँ लिख लिया मैंने, और जो मेरा जो लार्जर ड्यूरेशन का है उसका मैंने दोनों टाइम को यहाँ लिख लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि लार्जर ड्यूरेशन के पहले टर्म को आप टारगेट करेंगे, इसको मैंने टारगेट किया और ऐड करते चले जाएंगे। इसको क्या किया, 0 से 0 ऐड किया तो क्या आया 0, 0 से 0 ऐड किया तो क्या आया 0, यहाँ मैंने लिख दिया 0। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है वेव फॉर्म, हमारा ट्रेपीजियम जो स्टार्ट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, तो 0 को जब 1 से ऐड किया तो हमारा वेव फॉर्म क्या आया, टाइम क्या आया 1 आया। अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब हम इसको टारगेट करेंगे। इसको इससे किया तो कितना आया 5, और जब इसको इससे किया तो कितना आया 6। ये हमारा जो है ट्रेपीजियम का वेव फॉर्म आएगा, टाइम है जो ट्रेपीजियम का। तो अब हम इजीली ट्रेपीजियम को क्या कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे जाएगा, यहाँ पे हमारा स्लोप 0 होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पर 0 हुआ और फिर यहाँ से बेंड होके 6 पे आके मीट कर जाएगा। ये हमारा ट्रेपीजियम रेडी हो गया। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड अगर हम देखें तो आप वही मेरा फॉर्मूला अप्लाई करिए, 2 इंटू ए बी और ए। यहाँ पे ए जो है स्मॉलर ड्यूरेशन का हाफ टाइम जो है, हाफ ड्यूरेशन टाइम है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखिए 2 हमारा पहले वेव फॉर्म का भी एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 रख दिया, और दूसरे वेव फॉर्म के भी एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 रख दिया। अब बात आती है ए की। अब यहाँ पे यही केयर करना है कि हमारा जो स्मॉलर ड्यूरेशन का जो है ये है, और इसका टोटल विड्थ कितना है 1, और हमें लेना क्या है हाफ। हम ये लार्जर वाला नहीं लेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्मॉलर ड्यूरेशन का टाइम का हाफ लेना है। तो टोटल ड्यूरेशन इसका 1 है, इसका हाफ क्या आएगा 1/2, यही हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये ए की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जो हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे आया, यहाँ भी 1 ही आया, ट्रेपीजियम का भी एम्पलीट्यूड 1 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यही हमारा YT है, और इसी YT को देख के हमें 6 के 6 ऑप्शन का क्या करना, आंसर करना, और ये MSQ टाइप क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये हमारा ट्रेपीजियम आ गया था, हमने कैलकुलेट किया था, जो कि हमारा यही मेरा YT है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ YT इज इक्वल टू 1।
जी हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे y का जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 आया है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, y एग्जिस्ट फ्रॉम इक्वल टू ग्रेटर देन 0 टू, यानी 0 से इक्वल टू लेस देन 6। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है कि हमारा जो y जो है वो 0 से लेके 6 तक एग्जिस्ट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, 0 से लेके 6 तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट। ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी पे तीसरे पे जाएंगे। एरिया अंडर YT इज 6 यूनिट, यानी YT के अंदर का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो 6 यूनिट है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइपेजियम देखें अगर हम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये एक साइड है और ऊपर ये दूसरा साइड है। तो पहला साइड कितना है, 6 है, और ऊपर यहाँ से यहाँ जब ड्यूरेशन देखेंगे आप तो 5 और 1 के बीच में 4 है, ठीक है। और हाइट इनटू हाइट होता है, तो हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट देखिए इजीली दिख रहा है, एम्पलीट्यूड 1 है तो हाइट 1। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 और हमारा आ रहा है 5। तो हमारे कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो क्या आ रहा है 5। मगर आप क्लियरली देखेंगे कि ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि एरिया ऑफ YT इज़ 6 यूनिट। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है और ऑप्शन में दे रखना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। अब डी ऑप्शन क्या दे रहा है, YT एग्जिस्ट फ्रॉम इक्वल टू ग्रेटर देन 1। YT जो है 1 से लेके 6 तक एग्जिस्ट कर रहा है। जी नहीं, हम पहले देख चुके हैं कि हमारा जो YT 0 से लेके, हमारा YT जो है 0 से लेके 6 तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और E एंड F देखते हैं, YT इज़ ट्रेपेजियम इन शेप। मैंने आपको बताया इजीली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो है YT वो ट्रेपेजियम है, तो ऑप्शन E भी करेक्ट है। ऑप्शन F भी देख लेते हैं, YT इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। जी नहीं, जब दोनों इक्वल ड्यूरेशन के होते तभी हमारा जो ट्राइंगुलर शेप आता। तो हमें पता क्या चला कि इस 6 ऑप्शन में से हमारा 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर E, ये 3 ऑप्शन सही है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बोर मत होइएगा देखने में, अगर बोरियत होगी तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, मगर इसके अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए आपको, एक ही वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश किया है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर पूछ सकता है। और ख़ास करके अब MSQ इंट्रोड्यूस किया है IIT बॉम्बे ने, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी मल्टीपल ऑप्शन में दे के पूछ सकता है। तो इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको मैं बहुत कुछ दे पाया हूँ। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हों ESE की और गेट की या टेक्निकल बेस किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की। तो अब हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन और नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।